चलिए इसको देखते हैं। इसका सदिश गुणनफल आप लोग को निकालना है, ठीक है। तो सदिश गुणनफल में इसमें जो पहले दिया हुआ है उसको पहले हम लोग नोट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव हो तो शॉर्ट में आप बना दीजिए, यदि सब्जेक्टिव दिया है तो उसको एक प्रोसेस से बनाया जाता है। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखेंगे, वेक्टर ए बराबर 2 3 -5। वेक्टर भी का मान भी दिया हुआ उसको भी हम लोग नोट कर लेंगे। निकालना क्या है, सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल मतलब हो गया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मान आपको निकालना है। तो चलिए, सदिश गुणनफल का एक फॉर्मूला होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जब सदिश गुणनफल निकालना होता है तो सारणी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको इंग्लिश में डिटरमिनेंट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे पहले लिखा जाता है कौन कौन वेक्टर है, आई, जे और के। यहाँ लिखेंगे हम लोग वेक्टर आई, जे और के। उसके बाद सेकंड, ये फर्स्ट रो हुआ, सेकंड रो में वेक्टर ए के सारे एलिमेंट को लिखा जाता है, और वेक्टर बी में थर्ड रो में जो होता है वो वेक्टर बी का सारे एलिमेंट को लिखा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है -3 है, यहाँ पे क्या है -5 है। फिर यहाँ पे थर्ड रो में उतारेंगे इसका -7 6 और कितना हो गया 8। अब सारणी को हल करने का विधि तो आप लोग को पता है, तो कैसे सॉल्व किया जाता है ये तो पता है ना, पोजीशन के अनुसार प्लस या माइनस, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस होता है। तो चलिए इसको फर्स्ट रो के अनुसार इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट, तो इसको हम लिख देते हैं आई, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, डिटरमिनेंट्स को, जो एलिमेंट आप लिए हैं उसके रो को और उसके कॉलम को इग्नोर कर दिया जाता है। तो चलिए इसको ढक दीजिए, इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, तो ये बचा आपका, है ना। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है, इससे तिरछे तिरछे गुना होता है। फर्स्ट पहले ये करना है, उसके बाद सेकंड में ये करना है। तो ये गुना होगा तो कितना होगा -24, सूत्र में माइनस होता है, ये दोनों गुना करेंगे तब -30 होगा, तब माइनस अब माइनस क्या होगा +30 होगा, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे पोजीशन होता है वो माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या लेना होगा माइनस। फिर क्या लिखेंगे हम लोग वेक्टर जे। उसके बाद फिर से आप आइए, इस पंक्ति को इग्नोर कीजिए और इस स्तंभ को इग्नोर कीजिए, तो बचा कौन सा, ये यहां से। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से गुना किया जाता था, 8 दूनी 16 माइनस, ये दोनों गुना होगा तो 7 5 35, माइनस माइनस प्लस, आई माइनस ही रह जाएगा आपका 35। उसके बाद प्लस, पोजीशन के अनुसार ही क्या है प्लस के वेक्टर। फिर इसमें आप आ जाइए, इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए, क्या होगा 6 दूनी 12 माइनस, इसको गुना कर दीजिए, क्या होगा 7 तिया 21, तब माइनस माइनस ये तो पॉजिटिव हो ही गया, माइनस यहाँ सूत्र में रहेगा ही, ये हो गया आपका 7 तिया 21 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको हम बाद में जब भी लिखते हैं ना वेक्टर को, बाद में एलिमेंट के बाद में लिखा जाता है। तो देखिए ये दोनों घटेगा, कितना बचेगा 6 वेक्टर आई, यहाँ आइए 16 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा 19 बचेगा, तो -19 और माइनस जे, तो गुना होगी क्या हो जाएगा +19 वेक्टर जे हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 12 में से 21 घटेगा, कितना बचेगा 9, यानी -9 बचेगा, तो -9 और प्लस क्या हो जाएगा -9 वेक्टर के। तो यही आप लोग को निकालना था।
इसको हम लिख देंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान आ गया 6i वेक्टर प्लस 19j वेक्टर माइनस 9k वेक्टर। यही आपको निकालना था, निकल गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर में क्या है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक 2 बार शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो एक सिक्के को, चलिए यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछाला है, एक सिक्का को 3 बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि एक सिक्का को 3 बार उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि मतलब उसमें कितने घटनाएं प्राप्त हो सकती है, इसको सैंपल स्पेस बोला जाता है, इसको शॉर्ट में एस लिखा जाता है। ठीक है, इसको एक कोष्ठ के अंदर रखा जाता है, जितनी घटना या इसमें प्राप्त होगा इसको कोष्ठ के अंदर रखा जाता है। एक सिक्का को 3 बार उछाला, इसको लिखना है। इसमें टोटल घटना देखिए, टोटल घटना कई गो होगा, तो एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, 2, हेड और टेल। तो जितना बार उछाला है उतना पावर कर दीजिए, तो टोटल कितना हो गया, 8। अब इसको लिखना कैसे, इसको लिखने का एक ट्रिक होता है, इसको हाफ कर दीजिए तो कितना हो गया, 4। तब 4 हो गया, यानी 4 टाइम्स हेड लिखिए, अब 4 टाइम्स टेल लिखिए। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखिएगा तो कभी टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा और गलत भी नहीं होगा। 4 गो टेल लिखना है आपको। अब इसका हाफ कर लीजिए, इसका हाफ करिएगा तो कितना आएगा, 2, यानी 2 हेड और 2 टेल, लास्ट तक चलना है आपको। 2 हेड हो गया, 2 टेल हो गया, फिर 2 हेड होगा, फिर 2 टेल होगा। चलिए अब इसका हाफ कर लीजिए, अब कितना बचा, 1। तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड टेल, हेड टेल हो गया। अब काउंट कीजिए, 8 हुआ ना, तो टोटल इसमें जो घटना आया केगो हो गया, 8 गो। इसका मतलब यहां से नंबर ऑफ एस जो आया कई गो हो गया, देख लीजिए, नंबर ऑफ एस जो हुआ टोटल 8। अब आते हैं, बोला क्या है कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर ठीक 2 शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष बोले तो हेड होता है, ठीक है, यानी ठीक का मतलब 2 हेड ही आना चाहिए। तो 2 हेड कहां कहां है आप देख लीजिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे इस घटना को, मान लीजिए कि वो घटना ए है, ये कौन सी घटना है, ठीक 2 बार शीर्ष आना, ठीक 2 बार शीर्ष आना। चलिए तो कौन कौन इसमें से लिख सकते हैं आप, 2 बार शीर्ष आना चाहिए। तो देखिए 2 बार शीर्ष यहां है, 2 ही बार आना चाहिए, तो हेड हेड टेल हो गया, यहां भी 2 बार हेड है, हेड टेल हेड हो गया, यहां 1 बार है, ये नहीं होगा, यहां 2 बार है तो टेल हेड हेड होगा, यहां 1 टाइम है, यहां भी 1 टाइम है, यहां एक भी टाइम नहीं है, तो यही हो गया आपका। तो यहां से हम लोग को क्या मिल गया, आप देख लीजिए, नंबर ऑफ ए, यानी ए जो इवेंट लिए हैं इसमें टोटल कितने हो गए, 3। तो नंबर ऑफ ए का मान कितना हो गया, 3। अब निकाल दीजिए, इसकी प्रायिकता निकालना है, क्या निकालना था कि ठीक 2 बार शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो किसकी प्रायिकता निकालना है, ए को,
ठीक 2 बार किसको माने, ए को माने हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा आपका क्या होता है, नंबर ऑफ ए बटे में नंबर ऑफ एस, यानी अनुकूल घटनाओं की संख्या बटे में कुल घटनाओं की संख्या होता है ना। तो नंबर ऑफ ए मतलब कितना 3, और नंबर ऑफ एस यानी नंबर ऑफ एस कितना आया था 8। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग 3 नंबर। R बराबर 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या R के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम जो दिया हुआ उसको नोट करेंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ सॉल्यूशन, यहां से हम लोग हल करना स्टार्ट किए हैं। त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या R का मान कितना दिया हुआ है 6 सेमी दिया हुआ है। तो कहता है वृत्त के क्षेत्रफल में, चलिए वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए क्षेत्रफल को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें बोला क्या है कि आर के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन के दर निकालना है। तो क्षेत्रफल का परिवर्तन का दर कैसे लिखा जाता है, जब भी परिवर्तन का सवाल आए तो उसका अवकलन किया जाता है। किसके सापेक्ष बोला, आर के सापेक्ष। किसका, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल बोले तो ए, इसका मतलब डीए बटे डी आर, यानी ए जो है क्षेत्रफल है वृत्त का, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है किसके सापेक्ष, आर के। जिसके सापेक्ष बोला जाता है उसको नीचे लिखा जाता है। तो यही आप लोग को निकालना है। चलिए अब आते हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। बहुत इजी, इस प्रकार का जो सवाल होता है बहुत इजी होता है। ए है ना, ए का मान देखिए कितना आया था, पाई आर स्क्वायर है। यहाँ पे लिख देंगे डी बटे डी आर, ए का मान रख दीजिए पाई आर स्क्वायर। अब इसका अवकलन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में है, आर के रिस्पेक्ट में। तो अवकलन किससे होता है, ये पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो पाई बाहर कर देंगे। किसका होगा, आर स्क्वायर का। तो कैसे निकलता है अवकलन, पावर नीचे उतरता है, पावर नीचे आ गया, एक पावर घट जाता है। तो 2 में से एक पावर घटाइएगा तो एक लिखाता है, नहीं लिखाता है। चलिए अब यहां पे आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई आर। त्रिज्या कितना बोला था 6 सेमी, पर इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन के दर निकालना था। तो त्रिज्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं कि डीए बटे, किसका मान निकला, डीए बटे डी आर, है ना। तो डी आर कितना पर निकालना है आपको, आर बराबर 6 सेमी। यदि ये आप नहीं लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे त्रिज्या आर बराबर 6 सेमी पर। अब रख दीजिए जहां जहां आपका आर है वहां पे रख देंगे कितना 6, यानी हो गया आपका 2 पाई 6, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12 पाई। लेकिन हम लोग निकाले क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो यहां मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। तो 12 पाई तो आ गया, इसका सेमी में था तो यहां सेमी लिख दिए। क्षेत्रफल निकाले हैं तो क्या होगा, इसका मात्रक स्क्वायर होता है, वर्ग होता है ना। तो इसका हो गया सेमी स्क्वायर। प्रति, इसको प्रति पढ़ेंगे तो प्रति क्या है, सेमी है, यहां पे क्या डाल देंगे सेमी। जिसके सापेक्ष बोला है वो किस मात्रक में है, वही मात्रक को यहाँ पे लिख देते। टाइम के रिस्पेक्ट में होता तो यहाँ टी लिखते, ठीक है, टी नहीं एस लिखते, सेकेंड।
चलिए इसको नोट कर लीजिए। अतः करके आप लिख सकते हैं कि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर 12 पाई वर्ग सेमी प्रति सेमी है। देखिए रैखिक प्रोग्रामन का एक सवाल है, 2 मार्क्स का है। इसमें एक 5 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स का फिक्स है, हर साल एक पूछता है। तो ठीक है, ये 2 नंबर में आता है, ये 2 नंबर का है, एक 5 नंबर का फिक्स है, हर साल लगभग साल आता है। तो सीख लीजिए, सेम प्रोसेस है। इसमें एक लाइन दिया है, यानी एक समीकरण है, उसमें 2 समीकरण या 3 समीकरण देगा, तो भी 5 नंबर वाला भी आप लोग को हम बताएंगे। चल रहे हैं प्रोसेस से, हम इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम सॉल्यूशन लिख देते हैं। इसमें जो गिवन है मतलब दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, एक असामिका दिया हुआ है, इसको असामिका पढ़ा जाता है। x प्लस वाई इसको लेस देन एंड इक्वल टू 8 पढ़ा जाता है, ठीक है। और इससे कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता है ये, ठीक है। इसको में सॉल्व करना है। z का मान दिया हुआ है आपका 5x प्लस 6y। अब पता है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है उद्देश्य फलन। या ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है कि 4 गो ऑप्शन दे देगा, पूछेगा निम्न में से उद्देश्य फलन कौन है, इसको उद्देश्य फलन भी कभी कभी बोलता है। तो जो z बराबर जो दिया हुआ रहेगा उसी को हम लोग उद्देश्य फलन कहते हैं। तो इस पे आपको निकालना अधिकतम मान, चाहे अधिकतम मान निकालने के लिए बोल दिया आपको, या तो न्यूनतम मान, मैक्सिमम या मिनिमम, सेम प्रोसेस है। जब तक x और y नहीं निकाल सकते तब तक इसका मान आप नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहला काम जो होता है, जो असामिका दिया हुआ है उसको समीकरण का रूप माना जाता है, तो इसको हम लोग मानेंगे। x प्लस वाई समीकरण कब होता है, जब बीच में बराबर का चिन्ह होता है। बराबर क्या हो गया बाबू, 8। अब इससे एक सारणी हम लोग बना लेंगे, कुछ नहीं है, जो 10 क्लास में आप ग्राफ पढ़े हैं वही चीज है, थोड़ा सा प्रोसेस ज्यादा है और कुछ नहीं है। ये हम ले लेंगे x, ये है आपका y। आप एक घर और भी बना सकते हैं, x, y दोनों इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक बार x का मान 0 लेंगे तब y का मान कितना होगा, 8 होगा। एक बार x का मान 0 लेंगे तब एक बार x का मान 0 लिए तब y का मान कितना हुआ, 8। एक बार हम लोग y का मान 0 लेंगे तो x का मान कितना होगा, 8। x यहाँ 0 तब y का मान 8 ही ना होगा, जब y का मान 0 तो x का मान 8 ही ना होगा, ठीक है। ये हम लोग बना लिए। अब एक ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ का कॉपी आप लोग को दिया जाता है, ग्राफ खींचने के लिए आप लोग 9 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो देख लीजिए, इधर x होता है, इधर y, इधर x डैश, इधर y डैश। ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, सबको पता है। इस लाइन को वहां पे हम लोग ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, x का मान 0 है, y का मान 8 है, तो जिसका मान 0 है उसको भूल जाइए। y का मान 8 है, इसका मतलब y अक्ष पर पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर नेगेटिव, तो नीचे की ओर। x अक्ष पर राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव। तब y का मान 8 है, तो चलिए y का मान 8 कहीं पे हम ले लेते हैं। आप 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 8 ले लिए। उसके बाद इसमें आ जाइए, इस बार x का मान 8 है, वही पॉजिटिव है, x का मान पॉजिटिव इधर कहीं होगा। आप 1 2 3 सब का जो दूरी है, डिस्टेंस जो होगा वो सेम लेना है आपको। ग्राफ की कॉपी में सेम बना हुआ रहता है, तो 1 2 3 करके हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद ये बिंदु को इंगित कर लेंगे। तो ये हो गया। अब इसको मिलाएंगे हम लोग, ये हम लोग मिला दिए। अब इसका सॉल्यूशन एरिया देखते हैं। सॉल्यूशन एरिया चेक किया जाता है
कि इसका जो सॉल्यूशन एरिया इधर आएगा या तो उसके विपरीत जाता है। तो सॉल्यूशन एरिया कैसे चेक होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। चेक सॉल्यूशन एरिया एट पॉइंट 0,0, यानी उभयनिष्ठ ढूंढा जाता है। 2 लाइन होता, 3 लाइन होता तो उभयनिष्ठ क्षेत्र को ढूंढा जाता है। तो जो उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा उसके कोणीय बिंदु को ढूंढा जाता है कि कौन कौन बिंदु से वो घिरा हुआ क्षेत्र है। वो सभी बिंदु को हम लोग इस जेड में रख देते हैं। तो जेड में रखने के बाद जो सबसे ज्यादा मान आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो सबसे कम मान आएगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसको हम चेक कर रहे हैं 0, 0 पर। ये चेक करने का तरीका है आपका। ठीक है, 0, 0 तो कहां रखेंगे, इस असामिका में रखा जाता है। तो चलिए इस असामिका में रखते हैं। तो यहाँ पे x है, तो x का भी मान x है, y का मान भी x का मान भी 0 है, y का मान भी 0 है ना। तो रखिए x का मान 0, y का मान भी क्या हो गया 0, लेस देन एंड इक्वल टू 8, क्या होगा 0, 8। अब बोलिए ये सत्य है कि असत्य। इसका मतलब यही हुआ कि 0 जो है ना, जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है। 0 जो है 8 से छोटा कह रहा है। इसका मतलब ये लिखने का मतलब ही हुआ कि 0 8 से क्या है छोटा। ये बात तो सत्य है कि 0 8 से क्या होता है छोटा ही होता है। तो ये आपका जो हुआ वो सत्य है। आप ये चेक करके शो करके उसको दिखा भी सकते हैं, और नहीं तो इसको माइंड में चेक करके यहाँ पे हम लोग, तो जब 0, 0 आया इसका मतलब ये सत्य आ गया। तो 0, 0 किधर होता है मूल बिंदु तरफ, तो सत्य आ गया। इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन एरिया होगा वो सारा इधर होगा, टोटल ये सब इधर आएगा। आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं, सब है तो इधर से मतलब नहीं है। यहाँ कंडीशन बोल दिया है कि x 0 से बड़ा, y भी 0 से बड़ा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात किया है। तो ये वाला जो भाग हुआ ना यही हुआ उभयनिष्ठ, इसका सॉल्यूशन एरिया। इसको अच्छा से आप लोग सजा दीजिएगा। अब बोलिए इसका निर्देशांक क्या था 0,8 था, इसका निर्देशांक क्या था 8,0 था। अब बताइए जो ये क्षेत्र है वो कौन कौन बिंदु से घिरा हुआ है। ये जो क्षेत्र है कौन कौन बिंदु से घिरा हुआ है, यहाँ इस बिंदु से, ये मूल बिंदु से, और इस बिंदु से। नाम भी दे सकते हैं A, B, O नाम दे सकते हैं आप, नहीं तो ऐसे छोड़ भी सकते हैं। तो ये कौन कौन बिंदु से घिरा हुआ है, यहाँ से और यहाँ से। ये तीनों कोणीय बिंदु कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग एक टेबल तैयार करते हैं। एक तरफ हो जाता है कोणीय बिंदु, एक तरफ क्या लिखेंगे हम लोग कोणीय बिंदु, एक तरफ लिखा जाता है जेड का संगत मान, जेड का संगत मान। जेड बराबर क्या है 5x प्लस 6y। चलिए 3 वो कोणीय बिंदु है, तीनों को इकाई की लेंगे, इसमें रखेंगे हम लोग। चलिए कोई भी पहले कोई भी बाद में ले सकते हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं 0,8। अब रखिए इसमें मान, यानी स्टार्टिंग वाला जानते हैं ना कि यदि कोई भी निर्देशांक लिखा हुआ है तो फर्स्ट जो होता है वो x का मान होता है, सेकंड जो होता है y का मान होता है। तो x का मान 0, तो यहाँ रखेंगे 5 गुना 0 और 6 गुना कितना 8। तो ये तो आपका 0 हुआ, तो कितना हो गया 48। फिर चलिए दूसरा लेते हैं 0,0। इसका मतलब x का मान भी 0, y का मान भी 0 है। तो 5 गुने 0, 6 गुने 0, टोटल कितना आ गया 0। थर्ड कौन सा है 8,0। यहां रखेंगे फिर से x का मान 8, y का मान 0। तो 5 इंटू 8 प्लस 6 गुने 0,
तो ये तो 0 हुआ, ये कितना हुआ 8 पचे 40। अब बताइए इसमें आप लोग डिसाइड कीजिए कौन मैक्सिमम है और कौन मिनिमम है। तो मिनिमम पूछता, न्यूनतम मान पूछता तो 0 आ जाता, लेकिन सबसे अधिक कौन नजर आ रहा है 48, है ना। कौन सा मान पूछा था, अधिकतम मान। हो गया, तो अतः करके लिख देंगे, नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ पे आंसर हम लिख देते हैं। अतः कौन सा कोणीय बिंदु पर आया, कोणीय बिंदु देखिए 48 जो आया था 0,8 पर, कोणीय बिंदु 0,8 पर जेड का अधिकतम मान कितना आ गया बाबू 48। यही आपका क्या हुआ आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, इसका मान निकालना है। ठीक है, आप इसको मान के भी बना सकते हैं, इसको वेक्टर ए मानेंगे, इसको वेक्टर बी मानेंगे, इसको वेक्टर सी मान के बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल करके इसको बना सकते हैं। तो सुनिए, जब भी इस टाइप से रहता है इसको क्या पढ़ते हैं, इसको डॉट, इसका मतलब हुआ एक डॉट प्रोडक्ट हुआ, इसका मतलब एक क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। तो जब भी डॉट और क्रॉस दोनों हो तो सबसे पहले आप क्रॉस को सॉल्व कीजिएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व किया जाता है अभी हम बताए थे आप लोग को। तो सबसे पहला काम, इसको हम मान के बनाते हैं, इसको हम वेक्टर ए मान लेते हैं, -2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर। इसको हम वेक्टर बी मान लेते हैं, वेक्टर बी 3i वेक्टर 6j वेक्टर और प्लस 6k वेक्टर। उसको हम लोग सी मान लेते हैं, सी वेक्टर, तो सी हो गया i वेक्टर -3j वेक्टर प्लस 2k वेक्टर मान लिए। तो सबसे पहले क्या बोले कि डॉट से पहले आप क्रॉस निकालिएगा, तो बी माने हैं, इसको क्या माने हैं सी, तब बी और सी पहले निकाल लेते हैं हम लोग, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब इसको हम कैसे निकालते थे, ये सारणी का इस्तेमाल करके i j k। उसके बाद इसके एलिमेंट को लिखिए, पहले b है तो 3 - 6 + 6, 3 - 6 है प्लस 6 है। फिर सी वेक्टर है, सी के एलिमेंट कौन कौन है देख लीजिए, 1 है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 ही है, -3 और +2 हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर आई, जैसे पिछले सवाल में हम सॉल्व किए हैं, बार बार इतना डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, कितना होगा 12 माइनस छोटिया 18, माइनस सूत्र में माइनस तो प्लस हो जाएगा आपका 18। और ये पोजीशन के अनुसार प्लस माइनस हम बताए थे कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो यहाँ माइनस हो गया जे वेक्टर। उसके बाद रखिए, चलिए इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, कितना होगा 3 दूनी 6 होगा और 6 एकम 6 होगा, प्लस के वेक्टर आते हैं, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, तो ये होगा 3 तिया 9 माइनस 9, अब -6 होगा तो प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां से कितना आया 6i वेक्टर, यहां आपका क्या हो गया 0, तो 0 लिखेंगे नहीं, 0 का कहानी समाप्त, या लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 0 किसके साथ, j के साथ। इसमें क्या आ गया आपका 9 में से 6 गया -3 यानी -3 के वेक्टर। 0 आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आगे डॉट प्रोडक्ट है तो समझाने के लिए यहाँ पे हम लिख दिए। ठीक है, अब चलते हैं। अब हम लोग को क्या है, क्रॉस तो निकल गया, B क्रॉस C निकल गया, अब हमको चाहिए A। अब B और C तीनों को हम बैठा लेते हैं। तो देखिएगा जरा कि इसको हम क्या माने, वेक्टर A माने, तो ये हो गया वेक्टर A, बीच में क्या है डॉट, ये क्या था वेक्टर B और क्रॉस क्या है वेक्टर C।
तो चलिए वेक्टर ए का मान दिया हुआ है -2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर -4k वेक्टर। बीच में क्या है बाबू? डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है। अब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसका मान अभी हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहां पे रख देंगे 6i वेक्टर -0j वेक्टर -3k वेक्टर। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालना कोई हार्ड वाला बात नहीं है। आई को आई के साथ गुना कर दिया जाता है, यानी इसको a1 b1 c1 माने इसको a2 b2 c2, तो डॉट प्रोडक्ट किससे निकलता है? a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। तो शॉर्ट में समझिए, आई को आई के साथ गुना करना है, जे को जे के साथ और के को के के साथ। एक चीज याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट जब भी किया जाता है तो एक नंबर हमेशा आता है, यानी अदिश राशि प्राप्त होता है। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक सदिश तैयार होता है। जैसे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट किए तो देखिए एक सदिश ही, सदिश और अदिश किसको? जिसमें परिमाण सिर्फ हो उसे अदिश राशि कहते हैं, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश कहते हैं। तो देखिए इसमें परिमाण भी, परिमाण निकालिएगा कि परिमाण भी आएगा और दिशा भी है, सदिश हुआ। इसको जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक अदिश होता है, एक परिमाण, एक नंबर आता है। तो चलिए गुना करते हैं, 6 को -2 से लिख देते हैं एक स्टेप, -2 गुने 6 प्लस 3 इंटू 0, तो 3 इंटू क्या हो गया? 0। सूत्र में हमेशा प्लस लिखना है। फिर -4 इंटू, फिर कितना होगा? के को के के साथ -3। सॉल्व कीजिए, -12, ये क्या हो गया बाबू? 0। ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 12 हो गया। अब ये दोनों घटेगा एक दूसरे से, तो कितना आंसर आ गया? 0। तो इसका जो मान आया वो कितना आया? 0। यही आपका आंसर हो गया। चलिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें गॉफ निकालना है, फॉग निकालना है। इसमें दो फंक्शन दिया हुआ है, f ऑफ x 8x³ दिया हुआ है, g ऑफ x x⁻1/3 दिया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो दोनों में से कोई एगो निकालने के लिए बोलेगा, और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो दोनों निकालने के लिए बोलता है। आप सवाल उठा करके देख सकते हैं, लगभग साल एक पूछा जाता है ये सवाल। ये तो सबसे पहला सवाल, तो सबसे पहला काम क्या होता है? जो दिया हुआ उसको नोट करेंगे। तो f ऑफ x बराबर दिया हुआ है 8x³ और g ऑफ x जो दिया हुआ है वो है x⁻1/3। निकालना है आपको क्या? गॉफ निकालना है। दूसरा क्या निकालना है? फॉग निकालना है। तो देखिए आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहला हम निकालते हैं गॉफ। इसको लिखा कैसे जाता है सुनिए, गॉफ लिखा हुआ है, इसका मतलब g ऑफ f ऑफ x, यानी g लिखेंगे स्टार्टिंग वाला फंक्शन को, आइए o का मतलब यहाँ बड़ी कोष्ठ डाल देंगे, आइए हो गया f, तो यानी f वाला फंक्शन यहाँ पर लिख देना। ठीक है, कुछ नहीं था, g यहाँ पे लिख दिए, f ऑफ x इसके अंदर लिख दिए। अब सुनिए फिर से g जैसे लिखा हुआ है आप लिख लीजिए। ये f ऑफ x है, तो f ऑफ x का मान देखिए 8x³ है, इसको उठा करके कुछ नहीं करना है, उठा करके यहाँ पे आपको रख देना है। रख दिए। अब देखिए अभी बन गया g ऑफ x, यानी g वाला फंक्शन में अब ये x का काम कर रहा है, तो g वाला फंक्शन ये है और x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसके जगह पर ये आ गया, तो जहां जहां x होगा इस फंक्शन में वहां वहां ये चीज रखेंगे हम लोग। सिंपल सी बात है, तो रख दीजिए। यहाँ पे x है, पावर भूल जाइए, अभी x है, x के पोजीशन पे रखाएगा
8x क्यूब। अब पावर पहले से कितना था 1/3। अब इसको ऐसे मत करना कि ये दोनों काट देंगे, नहीं, पहले ये पूरा एक साथ है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का क्या होगा बाबू क्यूब, 2 का घन 8 और x का क्यूब x क्यूब। और उसके बाद पावर पहले से, तो जब दो पावर होता है तो दोनों पावर आपस में क्या होता है गुना, क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि a पर पावर m है और इस पर भी पावर n है तो a टू दी पावर m इंटू क्या हो जाता है n, दोनों पावर को गुना कर दिया जाता है। यहां 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया 2x। सिंपल सवाल, कुछ नहीं हार्ड है। अब देखिए दूसरा निकालना है फॉग। चलिए फॉग भी निकाल लेते हैं हम लोग। दूसरा फॉग निकालना है। फॉग लिखने का तरीका अभी समझाए आप लोग को कि एफ फंक्शन है, एफ लिख लीजिए। उसके बाद जी फंक्शन है तो ये जी ऑफ एक्स लिख लेंगे, लिखा गया। अब एफ है, एफ को छोड़ दीजिए, जी ऑफ एक्स जो है ना उस फंक्शन को उसके पोजीशन पर रख दीजिए। तो जी ऑफ एक्स क्या है एक्स पर पावर 1/3। अभी बन गया एफ ऑफ एक्स, यानी एफ वाले फंक्शन में जहां जहां एक्स होगा ये चीज को हम लोग रख देंगे। तो बोलिए एफ ऑफ एक्स कौन फंक्शन है, ये है। तो इसमें 8 पहले है तो 8 हम लिख दिए, x यहां है, q को भूल जाइए, x ये है, x के जगह पर आ जाएगा x पर पावर 1/3। इस पर पावर पहले से कितना है जी 3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8 बाहर है, इसमें साथ में था इसीलिए इसको रूप में तोड़े थे हम, 8 बाहर है तो ये हो गया x टू दी पावर 1/3। दो पावर होता है तो दोनों आपस में क्या होता है गुना होता है। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो बच गया आपका 8 और x, यानी फॉग भी निकल गया और गॉफ भी निकल गया है। इसको रिवीजन जरूर कीजिएगा।